हेलो गुड मॉर्निंग। एक्चुअली दिन में साइड की बिल्डिंग में काम चल रहे होने की वजह से थोड़ा सा आवाज़ में डिस्टरबेंस हो जाता रहता है और थोड़ा आप लोगों को भी मतलब दिक्कत होगा। तो इसलिए एक दो ये थोड़ा सा मतलब टाइमिंग जब तक थोड़ा सही नहीं है, थोड़ा एक दो जो है सो वीडियोज डाल देते हैं। और थोड़ा मेरा पीजीआरसी भी है, तो तब तक जो है सो एगो दूगो वीडियो से काम चलाइए, मतलब हम भेज देते हैं आपको। ठीक है ना? मेरा मतलब है कि बना करके आप लोग इसको जो है सो देखिए, और फिर मेरा पीजीआरसी हो जाने के पश्चात फिर ऑफलाइन क्लासेस जो कॉलेज में चलाएंगे तो उसमें सारी चीज़ें हम पढ़ाएंगे। ठीक है? और ये दिन में ना थोड़ा सा बहुत खट 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 करता रहता है बगल वाली बिल्डिंग में जो काम चल रहा है उस वजह से। तो चलिए कुछ यहाँ पर ही थोड़ा सा पढ़ा देते हैं और आप यूट्यूब के माध्यम से ही तब तक थोड़ा सा इसको देख लीजिए। ठीक है ना? फिर क्लासेस में आइएगा, क्लासेस में आराम से काम चलाएंगे। अच्छा, आज हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं सो चैप्टर चैप्टर 2। ठीक है? क्या चीज़ स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं? चैप्टर 2, एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन। ठीक है? अरे हाँ, मैं बताना भूल गया भाई, ये ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास। ठीक है? और ये जेडी वुमेंस, जेडी वुमेंस कॉलेज, बेली रोड, बेली रोड, पटना की तरफ से ही आप सभी को मिल रहा है। ठीक है? और इसमें इस वक्त जो है सो ये पेपर नंबर 6 चल रहा है। ये एमएससी सेमेस्टर 2 का बैच है। ठीक है? अभी इसमें बेसिक चीज़ें चल रही हैं। पेपर नंबर ये 6 है, एनालिटिक फंक्शन। ठीक है? क्या चीज़ है? एनालिटिक फंक्शन। तो इस एनालिटिक फंक्शन में सबसे पहले जो हम लोग जानने के लिए जा रहे हैं वो है कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन क्या चीज़ होता है, यानी कि फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है? फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन क्या चीज़ होता है? तो W बराबर एफ जेड विच इज इक्वल टू यू एक्स कॉमा वाई प्लस में आयोटा भी एक्स कॉमा या वाई, या फिर मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं यू प्लस आयोटा भी सिंपली लिख सकते हैं, है ना? इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है? ये क्या चीज़ कहलाता है? फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है? हाँ, जहाँ पर u और v जो है सो क्या चीज़ है? वेयर u एंड v आर, ये u और v क्या चीज़ है? तो u एंड v आर फंक्शंस ऑफ टू रियल वेरिएबल्स, फंक्शंस ऑफ टू रियल वेरिएबल x एंड y। आप यहाँ पर देख रहे हैं ना कि ये जो u है और ये जो v है वह क्या चीज़ है? फंक्शन है, जिसमें रियल फंक्शन है, जिसमें वेरिएबल क्या चीज़ है? x और y। और ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, तो ये क्या चीज़ हो गया? कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इसीलिए इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शन बोलते हैं, शॉर्टकट में w से भी दिखा सकते हैं। ठीक है? अब चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन का लिमिट क्या चीज़ होगा। ठीक है ना?
तो आइए बातचीत करते हैं क्या चीज़, लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। ठीक है, क्या चीज़, लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन का जो है सो लिमिट क्या चीज़ होगा। ठीक है, तो देखिए, इफ ऐसे, इफ लिमिट z टेंड्स टू a, एफ जेड इक्वल टू एल, है ना, देन यदि अगर इतना बराबर जो है सो एक फिक्स एल जो है सो नंबर आपके पास में एग्जिस्ट करता है। ओके, ठीक है, तो कहने का मतलब कि ये जो है सो इस लिमिट को सॉल्व करने पर ना एक फिक्स वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, एक फिक्स वैल्यू आनी चाहिए, तो जाकर के हम लोग कहते हैं कि इस फंक्शन एफ जेड का एट द पॉइंट जेड बराबर ए पर जो है सो ये इसका क्या चीज़ है, लिमिट। ओके, नेक्स्ट चीज़ है कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। मतलब कोई भी फंक्शन दिया रहेगा वो कॉन्टिन्यूस कब होगा। तो देखिए, कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। ठीक है, कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा। तो कॉन्टिन्यूस कब होगा, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है कि ए फंक्शन एफ जेड, ए फंक्शन एफ जेड इज continuous at z equal to a if limit z tends to a f z equal to f a। यदि अगर इतना हो जाता है तो यानी कि ये जो लिमिटिंग वैल्यू है और फंक्शनल वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। ठीक है, हाँ, क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। और मान लीजिए फंक्शन है, तो मान लीजिए फंक्शन है तो कहीं ना कहीं से उसकी क्या चीज़ होगी, मैपिंग रही होगी। तो वो फंक्शन मान लीजिए अपने पूरे डोमेन पे कॉन्टिन्यूअस कैसे कहलाएगा। तो उसके लिए एक बात बता रहे हैं, शर्त बता रहे हैं, तो नोट में उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ए फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस, ए फंक्शन एफ जेड इज said to be continuous in a domain D, if it is continuous at every point of D, क्या चीज डी, डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर यदि अगर कॉन्टिन्यूस होगा कोई फंक्शन, तो हम लोग कहेंगे कि वो फंक्शन अपने डोमेन पे क्या चीज़ है, कॉन्टिन्यूस है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग आगे। आइए अब बात करते हैं हम डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन की, बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है,
differentiability, TIABILITY, differentiability of a complex वेरिएबल फंक्शन। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, उस चीज़ के विषय में आप जानिए। बहुत अच्छा सा डेफिनेशन है। मान लीजिए कि W इक्वल टू FZ बी ए फंक्शन है ना, फंक्शन ऑफ Z डिफाइन ऑन डोमेन डी। ये FZ एक सिंपल भाषा में बात किया जाए, FZ एक क्या चीज़ है, FZ एक क्या चीज़ है, फंक्शन है ना, जिसका वेरिएबल Z है ना, और वो अपने डोमेन D पे क्या चीज़ है, डिफाइन है। ठीक है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, ठीक ना। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, तो लिखेंगे कि देन FZ इज said to be differentiable at Z इक्वल टू A। ये Z इक्वल टू A पे डिफरेंशिएबल होगा इफ़ आप यहाँ पर क्या करेंगे ना कि एफ ए प्लस डेल्टा जेड की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, माइनस का एफ ए और उसको डिवाइड कर दीजिएगा किससे, डेल्टा जेड से। तो ये जो वैल्यू है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डेल डब्लू बट्टा में क्या चीज़ लिख सकते हैं, डेल जेड लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये इसमें हम यदि अगर लिमिट लगा दें, मतलब लिमिट लगा दें डेल्टा जेड टेंस टू क्या चीज, जीरो, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, तो ये ना एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट करने का मतलब हुआ, मतलब हमको एक मतलब लिमिट वैल्यू देना चाहिए, यूनिक फाइनाइट है ना। मतलब जब डेल्टा जेड टेंस टू जीरो इसमें हम लिमिट लगाएं तो ये एग्जिस्ट करना चाहिए, इसका वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए, और ये एक फाइनाइट लिमिट हमें देना चाहिए, है ना। ये जो है सो ये चीज़ क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, है ना। क्या चीज़ होना चाहिए, यूनिक फाइनाइट लिमिट हमें देना चाहिए। फाइनाइट लिमिट हमें यदि अगर ये देता है तो जा कर के हम लोग कहेंगे कि ये फंक्शन एफ जेड जेड इक्वल टू ए पर क्या चीज़ है, डिफरेंशिएबल है। ओके, उसके पश्चात यदि मान लीजिए ई वैल्यू आ गया, एक लिमिट एक फाइनाइट वैल्यू आ गया, ठीक ना, मान लीजिए एल आ गया, जो भी चीज़ आ गया, तो अब जा कर के इसी ये तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया, इसका वैल्यू मान लीजिए एल आ गया, तो उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब एफ डाइस से कहते हैं। ठीक है, सो 10 इस प्रकार से एफ डाइस ए इक्वल टू यही फॉर्मूला बन जाएगा। क्या चीज़ बन जाएगा, तो एफ डाइस ए इक्वल टू क्या चीज़ बन जाएगा, ऐसे लिखिए, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो और एफ ए प्लस डेल्टा जेड और माइनस का क्या चीज़, एफ ए और बट्टा में क्या चीज़, डेल्टा जेड। ऐसे भी लिख सकते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, पहले ज़रा इसको हम ब्रैकेट में बना दें, है ना, इसको ब्रैकेट में बना देते हैं, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप जो है सो ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डाइस ए इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू क्या चीज, ए, और एफ जेड माइनस क्या चीज, एफ ए, और बट्टा में जेड माइनस ए। ठीक है, इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये दीगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो
ठीक है। चलिए अगला एक थ्योरम है, ठीक है। बीएससी लेवल में तो बहुत पूछा जाता है, लेकिन आप लोगों वाला में पूछेगा कि नहीं ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन बीएससी में बराबर लगातार पूछा जाता रहता है। बहुत सिंपल सा बात है, देख लीजिए। कहता है कंटिन्यूटी इज नेसेसरी। क्या चीज़? कॉन्टिन्यूटी इज ए नेसेसरी, NECESSARY, necessary but not sufficient condition for the existence क्या चीज? existence of a finite derivative, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कॉन्टिन्यूटी जो है वह नेसेसरी है ना, बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन। किस चीज़ के लिए? ये कॉन्टिन्यूटी नेसेसरी चीज़ है लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। किस चीज़ के लिए? तो कहता है फॉर के लिए। किसके लिए? द एग्जिस्टेंस ऑफ फाइनाइट डेरिवेटिव। यानी कि कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसका डिफरेंशिएशन करने पे, मतलब उसका डेरिवेटिव निकालने पे, वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, एक फाइनाइट वैल्यू आए, इसके लिए जो कंटिन्यूटी जो है वह मात्र सिर्फ नेसेसरी कंडीशन है, वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। इसी चीज़ को हमें क्या करके दिखाना है? प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये थ्योरम कैसे प्रूफ होगा, है ना। तो हम लोग लेंगे फ्रॉम द आइडेंटिटी, फ्रॉम द क्या चीज़? आइडेंटिटी से हमारे पास में फॉर्मूला होता है। देखिए कुछ नहीं हम लिखेंगे, बहुत सिंपल सी बात लिखेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग देखिएगा, कुछ भी बहुत विशेष हम लिखने के लिए नहीं जा रहे हैं, ठीक है। एक बात बताइए, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं FA प्लस जेड डेल्टा जेड और माइनस का क्या चीज़? FA, ओके। और बराबर में तो बराबर में भी ऐसे ही FA प्लस डेल्टा जेड और माइनस का क्या चीज़? FA, ओके। अच्छा अब देखिए, तो आइए अब इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ना देखिए, अभी तक तो कुछ भी नहीं हम लिखे हैं, जो चीज़ इधर लिखे हैं वही चीज़ इधर भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ना हमने क्या डाल दिया? डेल्टा जेड, ठीक है। और इसके बट्टा में भी हमने क्या लिख दिया? डेल्टा जेड। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखिए है ना, तो ये ऐसा तो हम लिख सकते हैं ना, ऐसा तो हम लिख सकते हैं। अच्छा अब देखिए FA प्लस डेल्टा जेड, ठीक है, माइनस का क्या चीज़? FA, बराबर में क्या चीज़ है आपका? डेल्टा जेड। रुकिए अच्छे से लिखते हैं, क्या चीज़ है? डेल्टा जेड इंटू में क्या चीज़ है? FA प्लस डेल्टा जेड माइनस का क्या चीज़? FA, ठीक है। और बट्टा में क्या चीज़ है? डेल्टा जेड, ओके। हम दोनों तरफ क्या किए कि लिमिट, ओके ना, लिमिट जो है सो मतलब इसमें क्या करते हैं कि डेल्टा जेड टेंस टू जीरो लगा देते हैं, ओके। क्या लगा देते हैं? डेल्टा जेड टेंस टू जीरो लगा देते हैं, डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, ठीक है। और इधर भी लगा देते हैं लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो। ये क्या चीज़ हो जाएगा?
यदि अगर ये डेल्टा जेड टेंस टू जीरो है तो इसको जेड में कन्वर्ट करेंगे तो जेड टेंस टू ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नहीं तो ये जो है सो एक सेकेंड रुकिए। सो देखिए ये यहाँ पर ना हम जेड टेंस टू ए ले लेते हैं, ठीक है, लिमिट जेड टेंस टू ए। तो यहाँ पर ना ए जो है उस ए की जगह पर जेड टेंस टू ए कहने का मतलब क्या हुआ कि जेड बराबर ए, ये जो जेड बराबर ए रहता है ना उसी को जेड टेंस टू ए कहते हैं। सिर्फ इसमें बात इतनी होती है कि इक्वल टू होता है, इसमें इक्वल नहीं होता है, अप्रॉक्सीमेट होता है, लगभग लगभग में उसके बराबर होता है। तो ठीक है, तो डेल्टा जेड टेंस टू जीरो था उसको हमने जेड टेंस टू ए बना दिया। तो ए बना दिया मतलब जहाँ पर जेड मतलब ए है, जहाँ पर ए है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, जेड रखेंगे, ठीक है। आप लोग कहेंगे कि सर अभी तो ये जीरो के बराबर होने वाला था, है ना, यहाँ पर डेल्टा जेड का मान जीरो रखेंगे तो एफ ए माइनस एफ ए जीरो, तो अभी भी वही रहेगा। आप देखिए तो सही, अभी भी वही रहेगा, कोई चीज़ चेंजिंग नहीं होगा। देखिए एफ देखिए ये जो ए है ना तो उसके जगह पर हम क्या डाल दिए, जेड। ये डेल्टा जेड के जगह पर आप ऐसा समझिए कि जीरो डाल दिए, ठीक है। तो खाली क्या बचेगा, एफ ए बचेगा, एफ ए मतलब एफ जेड बचेगा, माइनस का क्या चीज़ है, एफ ए है, ठीक ना। और इक्वल टू में अब देखिए ये लिमिट ना दोनों में लगाइए, इसमें भी लगाइए और इसमें भी लगाइए, ठीक है। तो क्या चीज़ आएगा हम दिखाते हैं आपको, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो और क्या चीज़ डेल्टा जेड, और इनटू में क्या चीज़ हो जाएगा, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो और एफ ए प्लस क्या चीज़ डेल्टा जेड माइनस का क्या चीज़ एफ ए और बट्टा में क्या चीज़ डेल्टा जेड। ओके, सो इम्प्लाइज में लिमिट जेड टेंस टू ए एफ जेड माइनस का क्या चीज़ एफ ए और बराबर में क्या चीज़। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा जेड की वैल्यू जीरो आप डालेंगे तो वो वैल्यू किसके बराबर आएगा, जीरो, और इनटू में एंड व्हाट इज दिस, ये क्या चीज़ है, तो दिस इज़ द फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला होता है, तो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ क्या चीज़ का, एफ डाई सी का होता है ना। बट जीरो से गुना होने पे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सो हमारे पास में क्या बचेगा, लिमिट जेड टेंस टू ए और एफ जेड माइनस में क्या चीज़ एफ ए, ठीक है, और इक्वल टू में कितना हो गया, इक्वल टू में कितना हो गया, जीरो। तो ये लिमिट अब लगाइएगा तो इसमें तो ये तो कांस्टेंट है तो इससे तो बाहर रह जाएगा ना। तो लिमिट क्या चीज़ जेड टेंस टू ए एफ जेड और माइनस का क्या चीज़ एफ ए इक्वल टू जीरो, मतलब इसमें भी लिमिट लगा है लेकिन लिमिट काम नहीं किया बिकॉज दिस इज द कांस्टेंट। सो लिमिट जेड टेंस टू ए एफ जेड इक्वल टू क्या चीज़ एफ ए। ओके, सो इट फॉलोज दैट, तो ये कंडीशन किसका है, ये किस चीज़ का कंडीशन है कि लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू बराबर हो, दिस इज द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो लिखेंगे कि इट फॉलोज दैट क्या चीज, तो एफ जेड इज क्या चीज कॉन्टिन्यूस एट क्या चीज ए, यानी कि फंक्शन जो है वह कॉन्टिन्यूस है क्या चीज पर, एट ए पर। तो आपने ये देखा कि कॉन्टिन्यूटी क्या चीज़ है, नेसेसरी है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियल है तो डिफरेंशियलिटी के कॉन्सेप्ट से आप चलेंगे, दिस इज ये जो हम जो अभी जो चले थे ये डिफरेंशियलिटी का ही एक प्रकार का कॉन्सेप्ट लेकर के चले। तो किसी भी फंक्शन के किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो फाइनाइट होगा, एग्जिस्ट करेगा, उसके लिए कॉन्टिन्यूस तो होना नेसेसरी है, ठीक है। लेकिन सिर्फ कॉन्टिन्यूस होने से वह जो है सो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, दिस इज़ नॉट सफिशिएंट, मतलब दिस इज़ नॉट मतलब जो है सो ज़रूरी। कहने का मतलब
कि कोई फंक्शन सिर्फ कंटिन्यूस है तो इस बेसिस पर आप डिसाइड नहीं कर सकते कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा ही होगा। यानी कि ये सिर्फ नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है ना इस चीज़ के लिए। तो है ना, वही चीज़ तो एक चीज़ तो प्रूफ करवा करके दिखा दिए कि कॉन्टिन्यूटी इज क्या चीज़, नेसेसरी, बट दिस इज़ नॉट सफिशिएंट। उस चीज़ के लिए एगो एग्जाम्पल से समझाते हैं अभी। ठीक है, तो अब वो एग्जाम्पल अलग से भी एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ देता रहता है, तो इसीलिए क्वेश्चन भी बना देते हैं उसको और एग्जाम्पल भी बना देते हैं। ठीक है ना, तो दोनों चीज़ बना देते हैं। और समझिए इस चीज़ को, क्या चीज़ जो है सो, तो the converse of the above theorem, the converse part मतलब इसी का। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है सो हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं। ठीक है, तो let us take a suitable example। ठीक है, हम आपको एक सुटेबल एग्जाम्पल लेकर के दिखाते हैं। दूसरी नंबर चीज़, अभी जो हम एग्जाम्पल लेने के लिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए जा रहे हैं वो एग्ज़ाम में दरअसल खुद भी एक क्वेश्चन बन करके कभी कभी आता रहता है। कहेगा कि शो दैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड का पावर n, where जहाँ z is a positive integer, where z is a positive क्या चीज integer, is an क्या चीज एनालिटिक फंक्शन, is an क्या चीज एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर एक, चलिए तो इस चीज़ को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, शो सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, ये अगर मतलब एग्ज़ाम में जब लिख रहे होंगे यही क्वेश्चन रहेगा, उसमें एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो लेट अस टेक सुटेबल एग्जाम्पल, यहाँ से शुरू कीजिएगा, है ना। द फंक्शन दिस, द फंक्शन दिस, इस तरह से शुरुआत करना है आपको। ठीक है, और यदि अगर अकेला क्वेश्चन इतना से रहेगा तो क्वेश्चन के साथ आंसर ऐसे लिख दीजिएगा पूरे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, सबसे पहले तो द गिवन। ठीक है, आपको एफ जेड इक्वल टू क्या दिया गया है, जेड का पावर n। ठीक है, अच्छा, तो इसीलिए यदि अगर आप एफ जेड प्लस डेल्टा जेड की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा आपके पास में, जेड प्लस डेल्टा जेड का पावर n। जाहिर सी बात है, नहीं जेड है तो जेड का पावर n, टी रहेगा तो टी का पावर n, अंदर में जे चीज रहेगा उस चीज़ का पावर n। सो देयरफॉर आप एफ डैश जेड का फॉर्मूला तो जानते ही हैं, क्या चीज़ होता है कि लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड, और माइनस का क्या चीज़ एफ जेड, और बट्टा में क्या चीज़ डेल्टा जेड। ठीक है, दिस इज द डिफिनेशन फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ क्या चीज़ डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी के डिफिनेशन से। सो बराबर में लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, और एफ जेड प्लस डेल्टा जेड का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, जेड का पावर क्या चीज, मतलब जेड प्लस डेल्टा जेड का पावर क्या चीज एन, माइनस क्या चीज जेड का पावर एन। एफ जेड है ना, एफ जेड की वैल्यू जेड का पावर कितना है एन, और बट्टा में क्या चीज़ है डेल्टा जेड। सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्चुअली ये क्या चीज़ कर रहा है, वैल्यू एफ डैश जेड क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। सो एक्चुअली ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम अपना इसको एक्सपेंड करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन लगाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में
क्या चीज़ आ जाएगा उस चीज़ को देखिए। इम्प्लाइज में एफ डैश जेड इक्वल टू ठीक है, एफ डैश जेड इक्वल टू क्या चीज़ है हमारे पास में, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0। और ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको लगाइए आप, इसको जो कैलकुलेट करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो होगा वैल्यू वो किसके बराबर आएगा, तो सबसे पहले a प्लस बी का होल टू द पावर n लगाएंगे आप, तो ये किसके बराबर आएगा, देखिए ये जो वैल्यू आएगा हम डायरेक्ट लिख देते हैं n इंटू जेड का पावर क्या चीज़ n-1 प्लस डेल्टा जेड बाई क्या चीज़ 2 और क्या चीज़ n इंटू n-1 इंटू जेड का पावर n-2 और प्लस में डॉट 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 प्लस में डेल्टा जेड का पावर क्या चीज़ n-1। ओके ठीक है। चलिए तो ये बट्टा में सॉरी, अच्छा रुक जाइए, काम करते हैं, पूरी तोड़ के दिखा देते हैं, हो सकता है कहीं नहीं समझ में आया हो, ठीक है। देखिए हम सबसे पहले इसको बाइनोमियल थ्योरम पर ब्रेक करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है, ए का फॉर्मूला देखे ही होंगे, क्या चीज़ होता है NC0, ए का पावर क्या चीज़ n और बी का पावर क्या होता है 0, प्लस में NC1 और क्या चीज़ हो जाएगा यहाँ पर कि ए का पावर क्या चीज़ हो जाएगा, ए का पावर क्या चीज़ हो जाएगा जेड का पावर कितना हो जाएगा n-1 इंटू डेल्टा जेड का पावर कितना हो जाएगा 1, है ना, और प्लस में कितना हो जाएगा NC2 हो जाएगा, है ना, और जेड का पावर कितना हो जाएगा n-2 इंटू डेल्टा जेड का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ओके ना। और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा, अब मेरा मतलब है कि प्लस में डॉट 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 और प्लस में अंतिम में चलते हुए कहाँ तक जाएगा NCN जेड का पावर क्या चीज़ 0 और डेल्टा जेड का पावर कितना हो जाएगा हो जाएगा आपको n, ठीक है। और ये तो हो गया, ये हो गया एक्सपेंशन, और माइनस का जेड का पावर n है तो ये हो गया माइनस का जेड का पावर n, ठीक है। और बट्टा में ये क्या हो गया डेल्टा जेड हो गया। सो ये चीज़ हुआ एक्सपेंशन के बेसिस पर, ठीक ना। अब हम लिखते हैं, सो ज़रा देखिएगा, एक्चुअली आप जानते हैं NC0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, डेल्टा का पावर 0 ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये वैल्यू तो कट ही न जाएगा जी, ये जेड का पावर n हो गया, ये भी जेड का पावर n, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब सभी में जो है सो क्या कीजिए, ये डेल्टा जैसे जितना भी चीज़ जो बचल है इस सब में डेल्टा जेड से भाग डालिए, ठीक है। तो भाग हम लोग डालेंगे तो क्या चीज़ आएगा, तो आइए देखिए, सो इम्प्लाइज क्या चीज़ हो गया एफ डैश जेड इक्वल टू में कितना हो गया लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0। और चलिए शुरुआत करते हैं, तो NC1 की वैल्यू कितनी होती है n होती है, कितनी होती है n होती है, ठीक है, क्या चीज़ होती है n, तो हम लोग लिखेंगे n और z का पावर क्या चीज़ n-1 और डेल्टा जेड बाई डेल्टा जेड करेंगे तो ये तो कटिए जाएगा नहीं, तो सिर्फ क्या बचेगा n इंटू जेड का पावर n-1 बचेगा, ठीक है। प्लस में
अब फिर क्या होगा, जब इस सेकेंड टर्म में डेल्टा जेड से आप भाग दीजिएगा तो क्या चीज़ हो जाएगा, ये से देखिए ये एगो से एगो कट जाएगा तो एगो डेल्टा जेड बच जाएगा। ठीक है, अब रही बात NC2 की, तो NC2 की वैल्यू कितनी होती है, तो सब कोई जानते हैं कि NC2 की वैल्यू कितनी होती है, n इंटू एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 के बराबर होती है। सो इस प्रकार से वो क्या चीज़ हो जाएगा, प्लस में n इंटू एन माइनस वन बट्टा में कितना 2 इंटू में कितना जो है सो डेल्टा जेड। ठीक है, और इंटू में जेड का पावर n माइनस 2 लिख देते हैं क्या, ठीक है, कि शुरू से लिखना चाहते हैं, नहीं ठीक है, चलिए ऐसे अच्छे से ही लिख लीजिए जो हमारे पास में बचा हुआ है, जेड का पावर n माइनस 2 इंटू में डेल्टा जेड। ठीक है, प्लस में डॉट 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 चलता जाएगा, अंतिम में NCN की वैल्यू 1 होती है। क्या NCN की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक ना। तो और z के पावर 0 की भी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, सो इस प्रकार से हमारे पास में क्या चीज़ आ जाएगा। ठीक है, इस सब को हटा देते हैं, क्या है कि बहुत ज़्यादा ऐसे रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा। सो कितना बचेगा, सिर्फ डेल्टा जेड का पावर n है और उसको डेल्टा जेड से भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा, डेल्टा जेड का पावर जो है सो n माइनस वन आपको बच जाएगा। सो फाइनली ये बचेगा, यही चीज़ उस वक्त भी लिख रहे थे, लेकिन लिखने से पहले सोचे कि चलो भाई थोड़ा सा एक्सप्लेन कर डालते हैं। ठीक है ना, तो आइए इस प्रकार से इसमें डेल्टा जेड जहाँ जहाँ भी डेल्टा जेड है वहाँ पर आप 0 डालिए तो ये टोटल टर्म ख़त्म हो जाएंगे, सभी में डेल्टा जेड है, आगे आगे है, ठीक ना। सिर्फ इस टर्म को छोड़ करके बाद बाकी इसमें डेल्टा जेड है, इसमें डेल्टा जेड का क्या चीज़ होगा, स्क्वायर आएगा, इसमें क्यूब आएगा, इसमें 4 आएगा, चलते चलते यहाँ तक जाएगा, तो सब में डेल्टा जेड है तो सब खत्म ही हो जाएगा। तो आपको फाइनली एफ डैश जेड इक्वल टू क्या चीज़ बच गया, n इंटू जेड का पावर n माइनस वन। तो हैंस एफ डैश एक्स सॉरी हैंस अतः नहीं, इसमें सिर्फ एक ही यही टर्म बच गया, लिमिट लगाने पर भी, लिमिट लगे वो कीजिएगा तो यही टर्म बच गया। ये सब डेल्टा जेड का मान 0 डालिएगा ये ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो हैंस इस प्रकार से हैंस एफ डाइस जेड क्या चीज़ एग्जिस्ट, फिक्स वैल्यू आया, देख रहे हैं ना, वैल्यू आ गया, एफ डैश एक्स निकालने पे डिफरेंशिएशन आ गया। हमारे पास में एफ जेड क्या था, जेड का पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालिएगा, एफ डैश जेड कीजिएगा तो एफ डैश जेड की वैल्यू कितनी होगी, पावर पीछे या पावर माइनस वन, समझ रहे हैं ना। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है, एफ डैश एक्स एफ डैश जेड एग्जिस्ट्स, है ना, फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यूज ऑफ क्या चीज जेड। तो इस और एक्चुअली एक और चीज़ देखिए यहाँ पर कि ये फंक्शन जो है ना वह ऑल वैल्यूज के लिए, जेड के ऑल वैल्यूज के लिए क्या चीज़ है, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। सो ये एनालिटिक फंक्शन भी कहलाएगा, एनालिटिक का भी जस्ट डिफिनेशन लिखेंगे हम, लेकिन अभी एक लाइन के लिए यहाँ पर बता देते हैं कि एंड हेंस जो भी फंक्शन एनालिटिक का भी जस्ट डेफिनेशन लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे कोई फंक्शन एनालिटिक कब कहलाता है, यदि अगर वह अपने डोमेन के ऑल पॉइंट पे क्या चीज़ हो, डिफरेंशिएबल हो। तो इसलिए जो है सो एक्चुअली ये डिफरेंशिएबल है, तो लिख देंगे एंड हेंस, है ना, एंड हेंस इट इज एनालिटिक, ठीक है, बस इतना लिख दीजिएगा, काफ़ी सिंपल है। वैसे तो एग्ज़ाम में रहेगा नहीं, तो ये एक सिंपल सा थ्योरम था। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, आज 2-3 गो डिफिनेशन के मतलब 1-2 गो डिफिनेशन लिखते हैं, बहुत सिंपल सा जो है सो डिफिनेशन है,
लेकिन आपके जानने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी फंक्शन एनालिटिक कब होता है ना, यानी कि एनालिटिक फंक्शन किसे कहते हैं। तो डिफाइन एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन किसे कहते हैं, एनालिटिक फंक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि एनालिटिक फंक्शन हम लोग किसे कहते हैं। तो ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन है ना, ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन is defined and differentiable at each point of a domain D is said to be analytic in that domain। ठीक है, कोई भी फंक्शन, मतलब कोई फंक्शन है और वह जो है सो हम कहेंगे कि वह फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं, तो वह अपने डोमेन के ईच पॉइंट पर क्या होना चाहिए, फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मान लीजिए कोई ये एक कोई फंक्शन है और उसका क्या चीज़ है, डोमेन है, तो वो डोमेन के ऑल पॉइंट्स पर क्या होना चाहिए, प्रत्येक पॉइंट पर। फंक्शन होता है ना, फंक्शन में डोमेन होता है ना, रेंज होता है ना, कोडोमेन होता है ना, तो ये डोमेन वाला सेट है। तो अपने डोमेन के ऑल पॉइंट पर वो क्या होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। यदि अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन के ऑल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है तो हम लोग कहते हैं कि वो फंक्शन क्या चीज़ है, एनालिटिक फंक्शन कहलाता है। ठीक है, हाँ, ये चीज़ ध्यान देना है। अब है कि हम लोग एक वर्ड को और देख रहे हैं, होलोमॉर्फिक फंक्शन किसे कहते हैं। तो मतलब ये जो एनालिटिक फंक्शन जो होता है ना, तो उसी चीज़ के लिए हम लोग एक मतलब जो है सो होलोमॉर्फिक वर्ड का भी यूज करते रहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा बता देते हैं कि द टर्म होलोमॉर्फिक फंक्शन इज ऑल्सो यूज टू डिनोट एनालिटिसिटी ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा लिख देते हैं कि द टर्म होलोमॉर्फिक function is also used to denote analyticity in a domain। किसी डोमेन में फंक्शन एनालिटिक है तो उसके लिए मतलब जो है सो ये नहीं कह करके कि वो फंक्शन एनालिटिक है, हम ऐसा कह सकते हैं वो होलोमॉर्फिक फंक्शन है। बात दोनों एक ही हुआ, होलोमॉर्फिक फंक्शन बोलिए या एनालिटिक फंक्शन बोलिए, बात दोनों क्या चीज़ है, एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है क्या चीज़ कि आइसोलेटेड सिंगुलरिटी किसे कहते हैं, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी या आइसोलेटेड पॉइंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए
आपको थोड़ा सा हम डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर बताते हैं। इफ़ ए फंक्शन इज एनालिटिक, कोई फंक्शन क्या चीज़ है? एनालिटिक। एट सम पॉइंट, ठीक है। इन एवरी नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट z0, ठीक है। z0 एक्सेप्ट एट z0 itself, ठीक है। then the point z0 is called क्या चीज़ कहलाता है? an isolated singularity ऑफ क्या चीज़? fz। तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी बोलिए या आइसोलेटेड पॉइंट बोलिए, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। आइसोलेटेड यहाँ पर भी सिंगुलरिटी बोलिए या फिर आइसोलेटेड पॉइंट बोलिए, बात क्या चीज़ है? बराबर है। तो मान लीजिए इसमें आपसे कहा जा रहा है कि कोई फंक्शन है, ओके, और ये एक कोई फंक्शन है, ओके, और उसका ये क्या चीज़ है? डोमेन है, ओके। तो डोमेन के ना मतलब जो है सो कुछ पॉइंट्स के नेबरहुड पे, मान लीजिए ये पॉइंट है, इसमें ये पॉइंट है, तो उस कुछ पॉइंट्स के नेबरहुड पे ना, पॉइंट के क्या चीज़? नेबरहुड पे फंक्शन क्या हो रहा है? डिफाइन हो रहा है, ठीक है। मतलब एक्सेप्ट जो है सो फंक्शन, मान लीजिए कोई ये फंक्शन है एफ मैपिंग फ्रॉम दिस टेंस टू दिस दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर से कोई एक पॉइंट z बराबर कोई एक पॉइंट हम लेते हैं जिसका नाम हम z0 डाल दिए, ठीक है। तो हमने ये कहा कि जो फंक्शन जो होना चाहिए, कहता है इफ़ ए फंक्शन एफ इज एनालिटिक, तो मतलब कोई भी फंक्शन मतलब किसी पॉइंट पे बात करें तो फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है। अभी पॉइंट के नेबरहुड पे एनालिटिक है लेकिन पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है। देखिए एक लाइन मुझको कहने का और मौका दीजिए, फिर से मैं एक लाइन बता दूं। कोई फंक्शन है तो इसकी मैपिंग कहीं ना कहीं तो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये फंक्शन ना, तो हम कहेंगे कि z बराबर z0 नाम देते हैं, क्या कि इसमें z0 नाम दे दिए हैं। तो z0 बराबर एक पॉइंट है, मान लीजिए कि a है, तो हम पूछेंगे कि ये a आइसोलेटेड सिंगुलरिटी या फिर आइसोलेटेड पॉइंट है कि नहीं, ओके। तो ये एक आइसोलेटेड सिंगुलरिटी या आइसोलेटेड पॉइंट कहलाएगा कब? जब फंक्शन ना इस पॉइंट के नेबरहुड पे क्या चीज़ हो? एनालिटिक हो। फंक्शन इस पॉइंट के नेबरहुड पे यानी कि पड़ोसी वाले पॉइंट्स पे सभी पे एनालिटिक हो एक्सेप्ट इस पॉइंट को छोड़ करके, है ना। मतलब जो है सो ये ए पॉइंट है, तो ए को छोड़ करके इस अगल बगल के सभी पॉइंट्स पे एनालिटिक हो, सिर्फ ए पे नहीं होना चाहिए। तो जा करके हम लोग कहते हैं कि ये जो पॉइंट है वह क्या चीज़ है? आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है या आइसोलेटेड पॉइंट है, ठीक है। समझ में आ गया? आइसोलेटेड पॉइंट किसे कहेंगे? मतलब सीधा सिंपली भाषा में ये समझिए कि फंक्शन जिस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं होगा उसको हम लोग जो है सो क्या कहते हैं? आइसोलेटेड पॉइंट कहते हैं। यानी कि हमने कहा कि z बराबर 5 आइसोलेटेड पॉइंट है, इसका मतलब है फंक्शन z बराबर 5 पर एनालिटिक नहीं है, ठीक है। रिमूवेबल सिंगुलरिटी किसे कहते हैं वो देखिए, REMOVABLE, रिमूवेबल सिंगुलरिटी, ठीक है। रिमूवेबल सिंगुलरिटी तो कहता है ए फंक्शन
a function is said to have removable singularity. एक फंक्शन के पास रिमूवेबल सिंगुलरिटी कब होगी? कहता है एट ए पॉइंट z0, एट ए पॉइंट क्या चीज z0 व्हिच इज जो है सो बिलोंग्स टू क्या चीज डोमेन ऑफ फंक्शन f. इफ द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट z0, कंडीशन क्या है सो जानिए. इफ द फंक्शन, इफ जो है सो फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट z0, right, but can be made analytic merely assigning a suitable value, क्या चीज suitable value to the function, to the क्या चीज function at the point. तो कहने का मतलब कि रिमूवेबल सिंगुलरिटी हम लोग किसे कहते हैं. तो इस चीज़ को ये जो अभी बताए हैं ये थोड़ा सा यदि टफ लग रहा है कंडीशन, ठीक है, तो एक और लिखते हैं बहुत छोटा सा डिफिनीशन स्टार में और दे करके कि मान लीजिए कोई पॉइंट के बारे में, रिमूवेबल के बारे में हम बता रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं कि इफ़ z0 is removable singularity of fz, and if fz is analytic in some deleted in some neighborhood of क्या चीज z0, ठीक है, then fz is regular at z0. sorry, this is the definition of regular function. अच्छा चलिए ठीक है. नेबरहुड ऑफ क्या चीज़, नेबरहुड ऑफ क्या चीज़, क्या लिख रहे थे, नेबरहुड ऑफ z0 है ना, देन fz is said to be क्या चीज़ रेगुलर एट z0. देखिए ये ना हो गया क्या चीज़ डिफिनीशन ऑफ, ओके, देखिए ये रेगुलर फंक्शन का डिफिनीशन हो गया, रेगुलर फंक्शन, ठीक है, रेगुलर फंक्शन. तो सबसे पहले आप लोग ये वाला चीज़ के पास रुके हुए हैं थोड़ा सा कि ये क्या चीज़ होगा. तो कहने का मतलब कि रिमूवेबल सिंगुलरिटी क्या चीज़ होता है, तो कोई एक फंक्शन है, ठीक है, और उसमें जो है सो हम कहेंगे कि वो जो फंक्शन है उसके पास एक पॉइंट है z0 उसके डोमेन में है, ठीक है,
और हम Z0 को रिमूवेबल सिंगुलरिटी या रिमूवेबल पॉइंट कहना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? तो सबसे पहली नंबर बात होनी चाहिए कि फंक्शन उस पॉइंट पर क्या चीज़ हो, एनालिटिक नहीं हो, ठीक ना। लेकिन उसके जब जो है सो बगल वाला मतलब यदि अगर उस पॉइंट के बगल वाला कोई वैल्यू यदि अगर आप लेते हैं तो उस पर फंक्शन की कोई ना कोई एक वैल्यू, सुइटेबल वैल्यू जो है सो आ जाती है, ठीक ना। तो हम लोग सीधी सी बात कहते हैं कि वो पॉइंट मतलब जो है सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड क्या चीज़, दैट पॉइंट इज कॉल्ड क्या चीज़, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। और देखिए जिस पॉइंट पे कुछ कुछ आ जाता है उसी को, अब देखिए उसी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि मान लीजिए कि Z0 एक क्या चीज़ है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी है ऑफ FZ है। FZ का ये क्या चीज़ है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी मतलब रिमूवेबल पॉइंट है, मतलब फंक्शन उस पॉइंट पे क्या चीज़ है, एनालिटिक नहीं है, लेकिन बट उसके अगल बगल पर फंक्शन की वैल्यू आ रही। सो जो भी चीज़ हो, तो ये क्या चीज़ है, रिमूवेबल पॉइंट है। तो यानी कि यहाँ पर एनालिटिक नहीं है। तो कहता है यदि अगर फंक्शन इज एनालिटिक सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ Z0। डिलीटेड नेबरहुड पूछते हैं किसे कहते हैं आइए समझाते हैं। डिलीटेड नेबरहुड, जैसे मान लीजिए कि ये एक इंटरवल है, ये आपका Z0 पॉइंट है, तो ये उसका क्या चीज़ हो जाएगा, एक नेबरहुड हो जाएगा। ये भी उसका क्या हो जाएगा, नेबरहुड। ये भी उसका क्या हो जाएगा, नेबरहुड। ये भी उसका क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा। नेबरहुड मतलब पड़ोसी, ये चीज़ होता है। ओके, सो ये सभी उसके क्या चीज़ है, नेबरहुड है। ओके, तो फंक्शन जो है ना सो एनालिटिक होना चाहिए। Z0 जो पॉइंट है, Z0 जो पॉइंट है, तो उस पॉइंट के नेबरहुड पे मतलब जो है सो क्या होना चाहिए, फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, यानी कि इस पर फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, ठीक है। इस पर फंक्शन क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। अब डिलीटेड नेबरहुड का मतलब क्या होता है, नेबरहुड पर तो आपने एनालिटिक देख लिया, डिलीटेड नेबरहुड का मतलब ये होता है कि उस इंटरवल से ना उस पॉइंट को डिलीट कर दीजिए। तो फंक्शन इस इंटरवल पर क्या हो रहा है, इंटरवल पर क्या हो रहा है, एनालिटिक हो रहा है। मतलब इस फंक्शन के ऑल पॉइंट पर जो है सो हो रहा होगा, खाली वो जो पॉइंट था ना उसी पॉइंट को हटा दीजिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिलीटेड नेबरहुड कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं, डिलीटेड नेबरहुड। तो मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये A, B सपोज कीजिए कि ये A, क्या चीज़ है, B है, ठीक ना। तो ये A, B है, तो इस पे फंक्शन क्या चीज़ हो रहा है, एनालिटिक हो रहा है। ओके, तो ये A, B जो है ना, इसमें से क्या कीजिए कि आप Z0 पॉइंट को क्या कीजिए, हटा दीजिए, ठीक है। तो बस हो गया जो है सो, इसी को हम लोग कहते हैं डिलीटेड नेबरहुड कहते हैं। इसी चीज़ को क्या कहते हैं, डिलीटेड नेबरहुड। यानी कि वो पॉइंट इटसेल्फ वहाँ से क्या कर दीजिए, आप डिलीट कर दीजिए। आपने रियल एनालिसिस में अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा, ठीक है। तो चलिए, इस प्रकार से ये क्या चीज़ था, मतलब ये था आपको डेफिनेशन ऑफ क्या चीज़, रेगुलर फंक्शन का, ठीक है। और इस तरह से जो डेफिनेशन का जो दौर था वो सारा चीज़ ख़त्म हो गया। तो इस एक वीडियोज़ में हमने टोटल चीज़ों को कवर किया। अब जो आपका जो ये जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, नेक्स्ट क्लास के लिए नेक्स्ट वीडियो जो हम सेंड करेंगे, उसमें मतलब जो है सो स्पेशल चीज़ थ्योरम वोरम के साथ अब पहला चीज़ स्टार्ट होगा। अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपको अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब लेकर के आएंगे। नेसेसरी कंडीशन फॉर FZ टू बी एनालिटिक, जिसे हम लोग कॉची राइमन इंटीग्रेशन, कॉची राइमन जो है सो इक्वेशन भी कहते हैं, CR इक्वेशन कहते हैं, CR इक्वेशन, ठीक है। इसके विषय में हम लोग जो है सो चर्चाएं करेंगे और बहुत ही मज़ेदार थ्योरम्स और क्वेश्चंस करवाएंगे, जो आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है।
तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है सो मुलाकात करते हैं और उन सब सारी चीज़ों पर काम धाम करते हैं। तो सब कोई जितने भी एमएससी में हैं आप सबको जो है सो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए सिर्फ इतना ही करके मत छोड़ दीजिएगा, थोड़ा सा कहीं सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, हमारा भी सब्सक्राइबर हो जाएगा कुछ। जो है सो पसंद आए नहीं आए एगो वीडियो से जज मत कीजिएगा, अभी बनाइए रहे हैं। तो कहने का मतलब थोड़ा सा नेक्स्ट वाला आने दीजिए, तो उसमें अच्छे से मतलब और भी एक्सप्लेन करेंगे और क्वेश्चन वश्चन आने दीजिए। तो अभी इसमें तो डिफिनीशन उफिनीशन सब बताने में थोड़ा देखने में समय चला गया, भाग गया, ठीक है। तो चलिए इन सब चीज़ों को देखिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे क्या चीज रहा, लेक्चर नंबर 1 रहा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लेक्चर नंबर 2 में बहुत जल्द मुलाकात करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।